नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के हिस्ट्री के जो क्वेश्चन जीएस में आए थे उस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए हम लोग इतिहास के क्वेश्चन पर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, पूछा गया था कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें से इन लोगों ने दिया है रघुनाथ राव, राघोबा, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, जिन्हें हम राघोबा भी कहते थे। ठीक है, दूसरा है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव दूसरा। तीसरा है नारायण राव। नारायण राव। और चौथा है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ये जो है चार नाम दिए गए थे और दिया गया था कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब विकल्प में है ए 4 2 3 1 और फिर है बी में है 3 4 1 2, सी में है 1 2 3 4 और डी में है 1 3 2 4। ठीक है, ये जो है इसका विकल्प है। अब आप देखेंगे कि जो रघुनाथ राव राघोबा है, रघुनाथ राव राघोबा जो है नारायण राव की मृत्यु के बाद, राघोबा जो है नारायण राव की मृत्यु के बाद, ठीक है, ये 1773 से 1774 ईस्वी में, 1773 से 1774 ईस्वी तक ये पेशवा के रूप में शासन करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहीं से विकल्प क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा बालाजी बाजीराव। अब आप देखेंगे बालाजी बाजीराव जो है 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक, बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। अब आप देखेंगे नारायण राव को। अब नारायण, मैंने पहले बता दिया कि नारायण राव की मृत्यु के बाद नारायण राव जो है 1772 से 1773 ईस्वी तक जो है पेशवा के रूप में कार्य किया। अब आप देखेंगे बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ की क्षमता को देखते हुए शाहू ने इनको, ठीक है, 1713 ईस्वी, 1713 ईस्वी से 1713 में इनको शाहू ने पेशवा या मुख्य प्रधान जो है नियुक्त कर दिया था। और इन्होंने जो शासन किया 1713 से 1700
20 ईस्वी तक। ठीक है, तो अब आप यहां से मिलान कर सकते हैं। नंबर 1 पे कौन जाएगा? बालाजी विश्वनाथ। 2 पे कौन जाएगा? बालाजी बाजीराव। 3 पे कौन जाएंगे? नारायण राव। 4 पे कौन जाएंगे? रघुनाथ राव राघोबा। अब ये विकल्प जहां आपको मिल जाएगा वही उत्तर सही है। ठीक है, इसमें जो है 1 3 2 4 ये विकल्प आपको, इसमें डी आपका उत्तर, नहीं सॉरी 1 4 ना, ए पहला 4 पहले बालाजी विश्वनाथ हुए, फिर बालाजी बाजीराव 2, फिर नारायण राव 3, फिर रघुनाथ राव। ठीक है, 4। कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार? बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव। ठीक है, ए विकल्प, इसमें ए जो है सही हो जाएगा। जिस परीक्षार्थी ने ए विकल्प चुना होगा सही उत्तर में से, उसका एक क्वेश्चन 100% सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन आया था कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है? पहला है, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। और दूसरा है, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। ठीक है, इसमें दोनों विकल्प जो है सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्राचीन काल में लोथल, ठीक है, लोथल में आप देखेंगे गोदीवाड़ा के साक्ष्य। अगर आप वहीं देखेंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से आपको देखेंगे एक अन्नागार के साक्ष्य। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों विकल्प सही है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था इसमें, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें पहले हैं, नंबर 1 पे हैं कौन? बल्लाल सेन। ठीक है, बल्लाल सेन। दूसरा, पहला बल्लाल सेन का नाम है, दूसरा है लक्ष्मण सेन का नाम, तीसरा आप देखेंगे तो हेमंत सेन का नाम, चौथा आप देखेंगे तो विजय सेन का नाम है। ठीक है, ये ब्राह्मण वंश था। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें से जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प दिया गया है, यहां हम इसके बगल विकल्प देख लेते हैं। ए में लिखा गया है 4 3 2 1, बी में लिखा गया है 2 1 4 3, सी में लिखा गया है 1 2 3 4, और डी में लिखा गया है 3 4 1 2। ठीक है, इसमें से सही विकल्प को हमको चुनना है सबसे पहले और सबसे बाद में। ठीक है, इसमें से सबसे पहले और सबसे बाद में हमको चुनना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सेन वंश का जो संस्थापक है, सेन वंश का संस्थापक विजय सेन। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक कौन है? सेन वंश का संस्थापक विजय सेन है। तो जाहिर सी बात है, अगर सेन वंश का संस्थापक विजय सेन है तो नंबर 1 पे आएगा कौन? आएगा विजय सेन। जो आपका आंसर होगा नंबर 1 पे आएंगे विजय सेन, मतलब कि चौथा विकल्प हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि विजय सेन ने जो शासन किया था
एक किया था 1070 से 1096 ईस्वी तक। 1070 से 1096 ईस्वी तक विजय सेन ने शासन किया था। विजय सेन जो है कहां के, बंगाल के राजा थे। ये आप लोग जान चुके, पहले ही क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया है। और इनके पिता कौन है? विजय सेन के जो पिता हैं ये हेमंत सेन के पुत्र थे। कौन? विजय सेन। अब देखिएगा यहां हेमंत सेन के पुत्र हैं। और अपने मृत्यु के पश्चात, मतलब कि पहले कौन आएगा, देखिए मैं यहां गलत बोल दिया, पहले आएंगे 3 नंबर हेमंत सेन, फिर आएंगे 4 नंबर कौन, लक्ष्मी, विजय सेन के बाद हेमंत सेन, हेमंत सेन के बाद विजय सेन, हेमंत सेन। ठीक है, हेमंत सेन ने जो शासन किया था, हाँ ठीक है, मैंने यहां गलत बता दिया। ये देखिएगा, ये जो है 1070 से 1096 ईस्वी तक ये कौन है? हेमंत सेन है। पहले कौन आएगा? 3 नंबर हेमंत सेन। हेमंत सेन के पुत्र कौन है? विजय सेन है। कहां के? बंगाल के राजा हैं। इन्होंने क्या किया था, इनका पद विजयपुरी और विक्रमपुरा तक था और इन्होंने विजयपुरी और विक्रमपुरा को अपनी राजधानी भी स्थापित करी थी। और इन्होंने जो शासन किया था 1096-97 से 1096-97 से 1159 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे? विजय सेन। विजय सेन के बाद जो है जो शासन करता है, कौन करता है? विजय सेन के बाद आते हैं, आप देखेंगे फिर लक्ष्मण सेन। विजय सेन के बाद आते हैं लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन जो है विजयनगर साम्राज्य के चौथे, कौन से? चौथे शासक थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? इनका जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल दिया गया है 1178 से 1178-79 से 1208 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएंगे लक्ष्मण सेन, मतलब कि 2 नंबर आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि बल्लाल सेन। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? बल्लाल सेन आते हैं। ठीक है, नहीं यह गलत हो रहा है। हाँ ठीक है, ये जो है बल्लाल सेन ने जो शासन किया है 1159 से, ये नहीं आएंगे, यहां आएगा 1 नंबर। 1159 से 1178 कहीं कहीं लिखा गया, कहीं कहीं 79 लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप लोग क्लियर हो गए। नंबर 1 कौन होंगे? हेमंत से 1070 से 1096, 3 नंबर। 4 पे कौन होंगे? 1096 से 1159 तक कौन है? विजय सेन है। विजय सेन के बाद 1159 से 1179 तक कौन आता है? बल्लाल सेन आते हैं। बल्लाल सेन के बाद कौन आता है? 1178-79 से 1208 ईस्वी तक लक्ष्मण सेन आते हैं। तो जो अभ्यर्थी जो है विकल्प नंबर डी को चुना होगा उसका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2, मतलब कि डी विकल्प इसका सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। ठीक है, तो अब हम लोग किसको देखेंगे? बैरम खां को देखेंगे। ठीक है, बैरम खां। अब क्या है? नंबर 1 है इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अकबर ने
बैरम खां को खाना की उपाधि दी। ठीक है। दूसरा है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें से पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अब आप लोग जानिएगा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि खां ने खाना की उपाधि बैरम खां को हुमायूं ने दी थी, इसलिए इसको लोग गलत मार रहे हैं, लेकिन वो गलत बता रहे हैं आपको। ठीक है, जब 1556 ईस्वी में अकबर जब 13 वर्ष 14 माह का होता है, जब उसका राज्यारोहण होता है, कौन कराता है? अब मिर्जा अबुल कासिम जो है अकबर का राज्यारोहण करवाते हैं। और जब दिल्ली में अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है तो क्या करता है? वो जो है खुद अकबर जो है शहंशाह की उपाधि धारण करता है और किसको? बैरम खां को खां ने खाना की उपाधि से नवाजता है और इसके बाद ये उपाधि देता है। और इसी उपाधि के बाद अकबर ने इनको क्या करा? अकबर ने इनको वकील ए सल्तनत जो हुमायूं के बाबर के समय में ये वजीर होता था, अब अकबर के समय में ये क्या हो गया? वकील हो गया। ये प्रधान होता था। ठीक है, तो ये वजीर का पद या आप कह सकते हैं कि इसको पहले ही मिल चुका था। ठीक है, पहले मिला था, क्योंकि ये एकदम सही है, इसलिए ए विकल्प और बी विकल्प 1 और 2 दोनों एकदम सही है। चूंकि अकबर बैरम खां के संरक्षण में अकबर था। ठीक है, बाद में इनको 1559 में इनको मुक्त करता और मक्का जाने के लिए भेज देता। बाद में कुछ गुजराती जो लुटेरे थे वहीं इनकी हत्या कर, जब नमाज पढ़ते रहते वहीं इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों विकल्प पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन है जस्टिस पार्टी करके है, 1 मिनट। ये है, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। दूसरा है, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए किया था। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया, ये एकदम सही है। यह 20वीं सदी के आरंभ में उभरने वाला एक जाति आधारित आंदोलन, ठीक है, जाति आधारित आंदोलन को संचालित करने के लिए निर्मित एक संगठन है। आप देखेंगे कि मद्रास में 1915-1916 के आसपास मंझोली जातियों की ओर से, कौन? मंझोली जाति की ओर से
CN मुटियाल और TN नायर और P त्यागराज चड्डी ने जस्टिस आंदोलन की स्थापना करी थी। ठीक है, और बताया था कि चूंकि ये ब्राह्मणों के मतलब कहा कि कांग्रेस कांग्रेस का विरोध उनके कि भाई केवल एक पार्टी का हम ब्राह्मण का में प्रभुत्व है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मण मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय 3.2% थे, ठीक है, और 1912 में 55% डिप्टी कलेक्टर, 72.6% जिला मुंशी ब्राह्मण ही थे। ठीक है, तो जस्टिस पार्टी ने इसीलिए इसका विरोध किया था, जिस तरह से मार्ले मिंटो में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया गया है, यहां भी किया जाए। तो ये जो दोनों क्वेश्चन ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसमें से विकल्प ए चुना होगा उनका क्वेश्चन ए सही है। ठीक है, इसके बाद आता है वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये जो है, अब आप देखेंगे जैसे है वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 ईस्वी में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। दूसरा है, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जैसे है वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927, एक गलत है। ठीक है, कई कोचिंग वालों ने इसको ए विकल्प माना, ए और पहला और दूसरा दोनों सही माना है, लेकिन एक गलत है, क्योंकि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन वर्कर्स, यहां देख लेते हैं, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन जो हुआ है, इस पार्टी का जो गठन हुआ है, ये हुआ है 21 से 24 दिसंबर कितना 1928 को, 1928 ईस्वी को हुआ है, और इसमें दिया गया क्या 27, इसलिए इसका पहला विकल्प पूर्ण रूप से गलत है। हाँ, लेकिन दूसरा विकल्प एकदम सही है, क्योंकि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था यही था कांग्रेस के अंतर्गत काम करना और अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी घोषित करना और आम जनता का संगठन इसको बनाने का था। इसलिए इसमें से डी केवल 2, मतलब जो डी विकल्प चुना होगा उसका एक क्वेश्चन सही होगा। और आप जानते हैं इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता सोहन सिंह जोश की अध्यक्षता में एक गठन हुआ था। इसका सोहन सिंह जोश की अध्यक्षता में। कब? 21 से 24 दिसंबर 1928 को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें से है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके बाद है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया
ठीक है, एसोसिएशन। दूसरा है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन ठीक है, एसोसिएशन। तीसरा है इंडियन सोसाइटी। चौथा है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसको जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पहला क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1 अक्टूबर 1866 को किया था। कब? 1 अक्टूबर 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। संगठन का जो उद्देश्य था वो सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना था। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसने जो है जर्नल ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक अपनी पत्रिका का निर्माण भी किया था। और नौरोजी ने 1867 ईस्वी में एसोसिएशन को अपना पहला क्या किया, व्याख्यान दिया। और 1912 में महिलाओं को एसोसिएशन में शामिल होने के लिए स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप देखेंगे कि नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के पहले इसका जो नाम था, ये नाम था भारत सभा, मतलब कि इंडिया सोसाइटी। ठीक है, भारत सभा। ठीक है, इंडिया सोसाइटी। और आप देखेंगे कि इसका कांग्रेस में कब विलय हुआ, इसका आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कब हुआ, 1885 को। ठीक है, 1885 को कांग्रेस का विलय हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया, सॉरी, कांग्रेस में विलय हो गया। इसलिए ये जो है दूसरा हो गया। अब आप देखेंगे कि तीसरा, अगर इसको हम इंडियन सोसाइटी जैसे है, तो हम अगर देखें तो इंडियन सोसाइटी एससी दुबे, ठीक है, इंडियन सोसाइटी एससी दुबे द्वारा लिखित कब 1975 में प्रकाशित की गई थी। क्या? इंडियन सोसाइटी। ठीक है, 1975 इसमें हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आता है कौन, इंडिया एसोसिएशन।
अब ये एसोसिएशन अगर रहेगा, ये गलत है। ये दोनों एक ही है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है इंडिया सोसाइटी होगा, ठीक है, इंडिया सोसाइटी अगर इसको हम देते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में हुई थी। कौन किया था? आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था क्या था? इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश संसद में भारतीय हितों के पक्ष में प्रचार करना, ठीक है। तो अगर वैसे हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन को आयोग जो है या तो सबको आंसर देगा या तो इसको डिलीट करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको इंडिया सोसाइटी मानते हैं, इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना तब तो हो जाएगा 1872 में। तब जो विकल्प तैयार होगा वो विकल्प होगा, पहला कौन सा होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर जो होगा पहला नंबर 1 आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा 4। इसके बाद कौन सा आएगा? 3। इसके बाद कौन सा आएगा? 2। अगर ये विकल्प है 1 4 3 2, 1 ये विकल्प में ही नहीं है, ठीक है, ये विकल्प में नहीं है। और सभी कोचिंग वालों ने विकल्प बी सही माना है, मतलब 1 पहले 66 को माना है, ठीक है। इसके बाद माना है 3, मतलब इंडियन सोसाइटी को माना है। ये गलत है। एक क्वेश्चन जो है आयोग इसको बाहर करेगा या तो सबको आंसर देगा, ठीक है। देखिए, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एससी दुबे द्वारा लिखित इंडियन सोसाइटी भारत की सामाजिक संरचना का एक व्यापक अध्ययन है। इंडियन सोसाइटी पुस्तक पहली बार प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और अगर ये इंडिया एसोसिएशन है या इंडिया सोसाइटी है तब 1872 हो रहा है। अगर नहीं तो ये दोनों एक हो जाएगा। एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ये दोनों एक ही है, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की है। इसलिए इस क्वेश्चन, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। ये आयोग हमको लगता है पूर्ण रूप से इसको बाहर करेगा या सबको इस पे नंबर देगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या विकल्प है? पहला जो नाम लिखा गया है, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह पहला है। दूसरा नंबर है कैबिनेट मिशन की घोषणा। कैबिनेट मिशन की घोषणा। तीसरा विकल्प है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। जो चौथा विकल्प है, चौथा है ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। ब्रिटिश संसदीय
प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। ठीक है, दिल्ली में आगमन। अब आप इसमें देखेंगे जो शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह है, शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। फरवरी 1946 में हुआ था। कै फरवरी को? तब आप देखिए, चूंकि इसको जानना बहुत जरूरी, चूंकि एक एक दिन का अंतर है, तो शाही नौसेना का विद्रोह हुआ है 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को। इसके बाद आप देखेंगे कि 19 फरवरी 1946 को, ठीक है, 18 के बाद आप देखेंगे, हाँ ठीक है, 19 फरवरी को, हाँ 19 फरवरी को, या ऐसा आप कह सकते हैं कि जब 18 फरवरी 1946 को बंबई नौसैनिक विद्रोह के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन, इटली ने 19 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना व तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीय से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। तो कैबिनेट मिशन घोषणा कब हो रही है? 19 फरवरी को हो रही है। अब आप देखिएगा, 19 फरवरी को 1946 को हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे, 19 के बाद आप देखेंगे कि 22 मार्च 1946 को, कब? 22 मार्च 1946 ईस्वी को, 22 मार्च 1946 ईस्वी को जो है दिल्ली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन हो जाता है 22 मार्च 1946 को। और आप देखेंगे इसमें जो सदस्य कौन है? स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, लारेस हैं, वह एवी अलेक्जेंडर थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद आप देखेंगे कि 24 अगस्त 1946 को, कब? 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में भारत की प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। और गठन कब हुआ? गठन इसका हुआ 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, 24 को क्या हुआ? घोषणा किए, और 2 सितंबर को क्या किए? गठन किए। अब आप इसमें जो विकल्प होगा, क्या होगा? जो विकल्प बनेगा, मतलब कि आंसर होगा, तो पहले क्या होगा? पहले होगा नंबर 1, क्या है? शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी को हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? कैबिनेट मिशन की घोषणा नंबर 2 पे। ठीक है, कब हो रहा है? 19 फरवरी 1946 को। तीसरा क्या होगा? ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन कब हो रहा? 22 मार्च। फिर होगा चौथा विकल्प, फिर कौन सा होगा? फिर होगा अंतरिम सरकार का गठन कब हो रहा है? 2 सितंबर 1946 को। तीसरा तो किसमें है? ये भी देखिए क्वेश्चन, इसमें जो आंसर लिखा गया है एक गलत लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो आंसर है वो विकल्प ही नहीं मिला। 1 2 4 3 होना चाहिए। 1 2 4 3 इसमें विकल्प नहीं है। कुछ कोचिंग वालों ने 4 1 2 3 माना है। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन,
ये कैसे हो सकता है? शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह के बाद ही तो घोषणा हो रही है। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या है, ये भी क्वेश्चन क्या होगा, आयोग ये तो सबको ये डिलीट होगा, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ठीक है, क्योंकि भाई भारत जो शाही भारतीय नौसेना विद्रोह है कब है, यह है 18 फरवरी 1946 को। इसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा होती 19 फरवरी 46 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में जो आगमन होता है 22 मार्च 1946 को होता है। तो एक ऐसे इसमें विकल्प ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन जो है क्या होगा, डिलीट होगा। ये आंसर इसका गलत बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है सहमति। इसके बाद एक क्वेश्चन गलत है भैया, आप लोग एनसीईआरटी में देख के सब लोग अभी से तैयार कर लीजिए, इस पे आपत्ति कर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है। पहला था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो विकल्प मिलाना था, दूसरा ये है शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह। ठीक है, ये दोनों आप लोग आपत्ति कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सहमत की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बंबई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ये तो एकदम सही है। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन किया था, ये गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। सहमति आयु अधिनियम 1891, जिसे हम 1891 के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, 19 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 19 मार्च 1891, 19 मार्च 1891 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित एक कानून था जिसने सभी लड़कियों विवाहित या अविवाहित के लिए जो संभोग के लिए सहमति थी, उम्र जो है सभी न्यायालयों में क्या 10 से 12 वर्ष बढ़ा दी गई थी। पहले क्या थी, 10 वर्ष थी। एक ऐसी घटना घटित होती, मैं भी बताऊंगा, इसको जो है 12 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, इसे 12 वर्ष कर दिया जाता है और बताया गया कि इसका उल्लंघन करने पर बलात्कार के रूप में आपराधिक मुकदमा चलाने के अधीन था। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 375 और 1982 बलात्कार का संशोधन था। और आप देखेंगे कि 9 जनवरी 1891 ईस्वी, कितना, 9 जनवरी 1891 ईस्वी, 9 जनवरी 1891 ईस्वी को सर एंड्रू स्कोबल द्वारा कलकत्ता में भारत के गवर्नर जनरल की विधान परिषद में यह एक विधेयक के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, और आप देखेंगे इसमें था ऐसा एक घटना थी कि 35 साल का एक लड़का एक 10 साल की लड़की के साथ जबरन बलात्कार कर दिया था और बाद में वो मर गए थे। इसी विरोध में फिर 10 से उसको 12 वर्ष किया गया था। जहां तक है बाल गंगाधर तिलक की, जहां तक इसमें बाल गंगाधर तिलक के समर्थन की बात की गई है, तो आपको बताऊं कि बाल गंगाधर तिलक का जो इस विधेयक का विरोध करते हुए जो उनका स्टेटमेंट था, वो आप लोग जान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक ने जब इसका विरोध किया, उन्होंने जो इसमें अपना स्टेटमेंट दिया, क्या दिया कि हम नहीं चाहेंगे कि सरकार को हमारे सामाजिक रीति रिवाजों या जीवन जीने के तरीकों को विनियमित करने में कोई भूमिका निभानी पड़े। भले ही यह मान लिया जाए कि सरकार का यह कार्य बहुत ही लाभदायक और उपयुक्त उपाय होगा। इस विधेयक का विरोध पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवादियों ने भी किया, जो किसी भी
औपनिवेशिक हस्तक्षेप के खिलाफ था। तो ठीक है, इसमें जो विकल्प है, इसमें केवल यह बंबई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। इसमें विकल्प एक सही है, मतलब कि सी, जिन्होंने सी विकल्प का चयन किया होगा उनका यह उत्तर सही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से निम्न में से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, आर कहा गया है। अभिकथन है, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि जब बीजापुर जीतते हैं और वहां ये सामंत बना भेजते हैं, बैठा देते हैं, तो वही सामंत इनका विरोध कर देते हैं। कहते हैं भैया हमको स्वतंत्र राज्य नहीं चाहिए, हमको स्वतंत्र जो है मराठा राज्य के पक्ष में हम नहीं है, हम ही सामंत ही ठीक है। ठीक है, तो इनका जो है देशमुखों का विरोध इन्हें करना पड़ा था। इसलिए एक कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, मतलब कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन क्या है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। कारण क्या है? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये दोनों सही है। ठीक है, भारत पर तुर्की आक्रमण कब सफल हुआ? जब तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा देता है, क्योंकि सबसे बड़ा उस समय क्षेत्र चौहानों का था। ठीक है, जब वो हारते हैं और उनकी मदद, चूंकि आपस में एकता नहीं थी, क्यों? क्योंकि जयचंद मोहम्मद गोरी के साथ खड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों विकल्प पूर्ण रूप से सही है। उनकी राजनीतिक एकता नहीं थी और भारत पर तुर्की आक्रमण इसीलिए सफल हुआ। तो इसमें क्या, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है अशोक के धम्म के बारे में। ये देखिए, ये है, सॉरी कहाँ गड़बड़ हुआ, अशोक ये है कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है? अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ठीक है, और दूसरा है अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्य नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। तो दोनों एकदम सही है, ये दोनों एकदम सही है। आप जान लीजिए कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। इस सूत्र को गिह विनय भी कहा गया है। क्या कहा गया? इस सूत्र को गिह विनय, अगर गिह विनय भी नाम दिया गया होता तो भी वही से होती। इस सूत्र को क्या कहा गया? गिह विनय भी कहा गया है, अर्थात गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ।
इसमें भी माता पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, मित्रों, संबंधियों, परिचितों तथा ब्राह्मणों, श्रमणों के साथ उदारता और दास भृत्यों के साथ उचित व्यवहार करने का उपदेश दिया गया है। ठीक है, तो जो अशोक की धम्म की जो परिभाषा है कहां से ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्य नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। ये भी ठीक है। अशोक के जो 5वां शिलालेख है, 5वें शिलालेख में प्रथम बार अशोक के शासन के 14वें वर्ष में धम्म महामात्यों की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्यों पर चर्चा की गई है। इसलिए ये दोनों सही है। तो जो परीक्षार्थी 1 और 2 दोनों विकल्पों को सही किया होगा उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद ये है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही है। अब आप इसके बाद देखेंगे कहां से गड़बड़ हो रहा क्वेश्चन। अरे 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन और है जो छूट रहे हैं। एक मिनट देखने दीजिए का क्वेश्चन कहाँ छूट रहा है। किया गया है, थोड़ा देखना पड़ रहा ना कि कौन सा क्वेश्चन इसमें कहाँ कहाँ आया है, क्योंकि हमने क्रम से इसको किया नहीं है। जहां भी होगा पड़ा होगा ए। ठीक है, हाँ हाँ, ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो देखिए इसमें आप देखिएगा कि सूची 1 है और सूची 2 है। ठीक है, 1 में निबंधकार हैं देवड़ भट्ट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर हेमाद्री, तीसरे नंबर पे है माधवाचार्य, चौथे नंबर पे है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन है। इनके आगे जो लिखा गया है दान सागर, दान सागर। हेमाद्री के आगे लिखा गया है पराशर माधव। माधवाचार्य के आगे लिखा गया है चतुर्वर्ग चिंतामणि। चिंतामणि। बल्लाल सेन के आगे लिखा गया है स्मृत चंद्रिका। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो जैसे क्या है देवड़ भट्ट। देवड़ भट्ट ने जो लिखा है, क्या लिखा है
स्मृत चंदिका लिखा है। इसे जो है क्या, इसे श्राद्ध कांड भी कहा जाता है। स्मृत चंदिका को श्राद्ध कांड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नाम आता है किसका, एक का, अब आंसर यही देखते रहिएगा। देवर भट्ट ने क्या लिखा है, स्मृत चंदिका, तो 4 हो गया। इसके बाद क्या है, हेमाद्री। हेमाद्री ने जो लिखा है, हेमाद्री द्वारा रचित क्या है, निबंध है चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो फिर हो गया कि कौन सा, 3। ठीक है, फिर जो है 3 हो गया। और आप देखेंगे कि ये जो चतुर्वर्ग चिंतामणि है, इसमें हजारों बारातों की जानकारी दी गई है। ठीक है, बारातों की जानकारी दी गई है। इसके बाद क्या नाम आता है, माधवाचार्य। माधवाचार्य ने जो लिखा है, ये पराशर माधव लिखा है, मतलब कि दूसरा। ठीक है, पराशर माधव को आप देखेंगे कि माधवाचार्य द्वारा रचित, इसके साथ साथ ही काल माधवी, पंचादशी, पराशर माधवी, पराशर अस्मित व्याख्यान, अस्मित संग्रह आदि जो है माधवाचार्य द्वारा रचित निबंध है। इसके बाद हम देखेंगे बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन जो लिखे हैं क्या, दान सागर। बल्लाल सेन दान सागर, तो फिर क्या बल्लाल सेन का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बल्लाल सेन द्वारा रचित जो दान सागर है, ये स्मृतियों पर आधारित यह ग्रंथ बल्लाल सेन ने लिखा था। और साथ ही साथ अद्भुत सागर खगोल विज्ञान पर आधारित यह ग्रंथ कौन, अद्भुत सागर, बल्लाल सेन ने शुरू तो किया था, लेकिन बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे लक्ष्मण सेन ने उसको पूरा किया था। तो बल्लाल सेन, दान सागर। अब इसमें से जो विकल्प है 4 3 2 1, मतलब कि विकल्प डी, जब आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प, इसमें से विकल्प डी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, विकल्प डी सही आंसर इसमें है। इसके बाद आता है, हमने बताया था भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक है, इसमें हमने बताया दोनों सही है। क्यों सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ ही तुर्की राज्य की स्थापना हुई। तराइन की द्वितीय लड़ाई जो है भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई थी। निर्णायक लड़ाई भी इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय चौहानों का राज्य उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य था। चौहानों का राज्य उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य था, और इसमें जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी की मदद की थी, इसीलिए। और इसके बाद देखिए, आपने मदद करा, क्यों मदद किया, राजनीतिक वैमनस्यता थी। बाद में क्या होता है कि चौहान को जीतने के बाद जयचंद्र को भी चंद्रावर के, इनको तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी हराता है, तो वहीं जयचंद्र को चंद्रावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में उनको भी हरा के भारत में तुर्की राज्य की नींव डाली। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला है, जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, तो एकदम सही है। 17 मई 1924 को, इसमें जनवरी लिखा गया है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है 17 मई को। जेपी नारायण ने 17 मई 1934 को, जेपी जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जो है 17 मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या करते हैं, गठन करते हैं। इसमें तो जनवरी लिखा गया है, ये गलत है।
फिर साथ ही साथ समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए नहीं शामिल हुए थे। इस दल में जवाहरलाल नेहरू जो है नहीं शामिल हुए थे। आप देखेंगे कि जेपी नारायण जो है 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। पटना में एक बैठक बुलाते हैं, इसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। वे एक गांधीवादी समाजवादी थे और आप देखेंगे कि जेपी नारायण क्या पार्टी के महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव क्या बने, अध्यक्ष बने। आप देखेंगे साथ ही साथ ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, मतलब सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। हालांकि आप देखेंगे हालांकि एक समाजवादी जवाहरलाल नेहरू सीएसपी में शामिल नहीं हुए थे, जिससे सीएसपी सदस्यों के बीच कुछ द्वेष पैदा हुआ था। तो ये जो है इसमें विकल्प बी सही होगा, ना तो एक ना ही दो। इसमें विकल्प क्या सही होगा? विकल्प बी सही होगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है? अब आप इसमें देखेंगे जो नाम है जिनको हमें सुव्यवस्थित करना है, अबुल फजल की हत्या। अबुल फजल की हत्या नंबर 1। दूसरा है शेख मुबारक की मृत्यु। शेख मुबारक की मृत्यु। तीसरा है फैजी की मृत्यु। चौथा है दनियाल की मृत्यु। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि जो ये अबुल फजल है, अबुल फजल, हाँ ठीक है, अबुल फजल की हत्या अकबर के बेटे राजकुमार सलीम जो बाद में बादशाह जहांगीर बने की साजिश के तहत 12 अगस्त 1602 ईस्वी को हुई। कब? 12 अगस्त 1602 ईस्वी को अबुल फजल की हत्या होती है। ठीक है, अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से थे और इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे किताबों के लेखक भी थे। अब इसके बाद देखेंगे शेख मुबारक। ये शेख मुबारक नगौरी है, ये जो है फैजी के पिता हैं। इनके मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, बस इतना जानकारी मिलती है कि सिंध के सिविस्तान साहवान के पास रेल नामक स्थान से ये भी 5वीं पीढ़ी के थे। ठीक है, इसके बाद आती है फैजी की मृत्यु। जो फैजी की मृत्यु हो रही है ये कब हो रही है? 1595 ईस्वी में। 1595 ईस्वी में फैजी की मृत्यु हो रही, मतलब कि 15 अक्टूबर, ये भी लिख सकते हैं 15 अक्टूबर 1595 को फैजी की मृत्यु होती है। तो वहीं दनियाल एक कुशल घोड़सवार था और 7000 की विशाल सैनिक संख्या का क्या था? अधिपति था। ठीक है, और उसे कविता में भी रुचि थी, लेकिन उसकी मृत्यु कब हो रही है? उसकी मृत्यु जो बुरहानपुर में अप्रैल 1605 ईस्वी में, अप्रैल 1605 ईस्वी में। तो अब आप यहां देख सकते हैं जो आंसर होगा पहले किसका? पहले शेख
दो क्वेश्चन, चूंकि फैजी के पिता है पहले मरे, इसके बाद कौन, इसके बाद फैजी की मृत्यु हो रही कब, तो फिर 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद अबुल फजल की हत्या 1 आएगा, इसके बाद कौन आएगा, दनियाल आएगा, 4 आएगा। तो किसी में है विकल्प में? दो, 3, 1, 4, विकल्प सी। इसमें जिसने विकल्प सी चुना था उसका आंसर सही होगा, विकल्प सी। कोचिंग वालों ने भी माना है, गलत माना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसमें जो है बस 4-5 क्वेश्चन और है, टोटल 25 क्वेश्चन जो है इस बार हिस्ट्री से पूछे गए थे, और पेपर बहुत लेंदी है, और मैक्सिमम इसकी जो मेरिट हमारे हिसाब से जाएगी 80 से 82, उसके ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं लिन निथगो का अगस्त प्रस्ताव। पहला, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव पहला है। दूसरा है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। तीसरा है रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन। चौथा है कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र। कांग्रेसी मंत्रियों का त्याग पत्र। तो अब इसमें देखेंगे जो लिन निथगो का प्रस्ताव है, ये 1940 ईस्वी में आता है, ठीक है, 1940 ईस्वी में, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, कब, 8 अगस्त 1940 को कहां से, शिमला से जारी किया गया था। क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या करा था, दोनों ने इसको खारिज कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद 8 अगस्त 1940 को हो गया। इसके बाद क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब होता है, 23 मार्च। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को जो है, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं, और 23 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे। कब? 23 मार्च 1942। इसके बाद रामगढ़ का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन। कौन? 53वां अधिवेशन जो है कहां हुआ था, 53वां अधिवेशन 18 से 20 मार्च 1940। 18 से 20 मार्च 1940, ठीक है, में कहां हुआ था। और एक चीज और बता दूं, जब क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन होता है तो महात्मा गांधी ने इस योजना को क्या कहा था, इस योजना को कहा था यह एक आगे की तिथि का चेक है, मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक। तो उसके साथ जवाहरलाल नेहरू ने
जोड़ा शब्द, क्या जोड़ा? जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इसको भी ध्यान दीजिए, पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दिया। तो 53वां अधिवेशन जो है रामगढ़ में हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन का? उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक समझौता के विरुद्ध एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसी में आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की नींव भी पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कांग्रेसी मंत्रियों का त्याग पत्र, ये कब होता है? ये मंत्रियों का त्याग पत्र जब अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, जब अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है 46 में, ठीक है। जब अंतरिम सरकार का गठन 46 में होता है, तो इसमें पहले मुस्लिम लीग नहीं शामिल होता है, मुस्लिम लीग नहीं शामिल होता है। इसके बाद मैं नाम थोड़ा मिस कर, बेबल थे या कौन था, उनके हस्तक्षेप के बाद कांग्रेसी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था। तो ये घटना 1946 की है। अब जो इसमें विकल्प बनेगा, पहला आंसर जो होगा ये होगा, पहला होगा अगस्त प्रस्ताव, तो 1 नंबर होगा। फिर इसके बाद होगा रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन, 3 नंबर होगा। फिर रामगढ़ का 3, फिर होगा कृष्ण मिशन का भारत में आगमन 23 मार्च 42, 2 होगा। फिर कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र 4 होगा, ठीक है। ये भी जो है गलत दिया गया है, क्योंकि ये विकल्प 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 विकल्प में ही नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बाहर होगा, डिस्प्यूटेड है, ध्यान दीजिएगा। ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। डिस्प्यूटेड में मतलब कि विकल्प ही नहीं मिला, इन्होंने गलत मिलाया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको एनसीईआरटी से नोट कर लीजिएगा, इस पे आप लोग आपत्ति करिएगा। एक क्वेश्चन गलत है, बाहर होगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। हिंद पार्टी, इसको यह हिंदू पार्टी है, हिंदू पॉलिटी, ठीक है। दूसरा है द वंडर डेट वाज इंडिया, द वंडर डेट वाज इंडिया, पहला हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और चौथा है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तब इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
इसमें जो हिंदू पार्टी है, हिंदू पार्टी के जो लेखक हैं वो हैं केपी जायसवाल। वो है केपी जायसवाल जो 3 नंबर पे हैं। कौन है? केपी जायसवाल है, ये 3 नंबर पे है। दूसरा इसमें है द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। इसके जो हैं लेखक हैं ए.एल. वासम है। कौन है? ए.एल. वासम। ए.एल. वासम ये सही है, ये 2 पे ही है, 2 नंबर। ए.एल. बाशम, ठीक है। ए.एल. बाशम है, इनका पूरा नाम है आर्थर लेवलिन बाशम। आर्थर लेवलिन बाशम, इन्होंने यहाँ 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी द वंडर डेट वाज इंडिया, 1954 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आप देखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी इंडियन हिस्ट्री। इसके लेखक जो कौन है? इसके लेखक डी कौशाम्बी हैं। डी कौशाम्बी हैं, जो विकल्प नंबर जो 1 नंबर पे है। डी कौशाम्बी हैं। आप देखेंगे कि ये जो द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री है की रचना, इस किताब में भारतीय समाज और संस्कृति के कई पहलुओं पर जो है चर्चा की गई है। ठीक है, आप देखेंगे इसके बाद क्या, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन है? बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ कौन? 1904 ईस्वी में लेखक विसेंट आर्थर स्मिथ। कौन? बी.आर. इनको कर सकते हैं V.R. स्मिथ के किस नंबर पे है? ए 4 नंबर पे है। तो यही हो गया आंसर। तो कौन किस विकल्प में है? 3 2 1 4, 3 2 1 4 मतलब सी विकल्प। जिसने सी विकल्प मारा होगा उसका एक क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे 2 कथन दिए गए, जिसमें एक कथन को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। क्या है? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। ये पूर्ण रूप से सही है। ये जो है पूर्ण रूप से सही है। इसके बाद दूसरा, उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। ठीक है, तो ये दोनों एकदम सही है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो जो बच्चे विकल्प सी चुने होंगे उनका उत्तर सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, विलियम ए.जे. आर्कबोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? इसमें से है, वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, वे एम.ए.ओ. कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, वे मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। यह है। इसमें से आप देखेंगे कि पहले तो जान लीजिए कि विलियम ए.जे. आर्कबोर्ड जो है इंग्लैंड के थे। इनका जो जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में हुआ था, और ये मरे भी थे कहाँ? इंग्लैंड में 1929 ईस्वी में। ये सबसे पहले जो है एम.ए.ओ. कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य बनाए गए थे। कब से कब तक? 16 अक्टूबर 1905 से 31 अक्टूबर 1909 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम एम.ए.ओ. कॉलेज अलीगढ़ इन 1909, प्रिंसिपल आर्कबोर्ड सर्व टू एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ढाका, मतलब कि वे राजकीय कॉलेज ढाका के भी प्राचार्य
थे एंड देन मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, और वे मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के भी प्राचार्य थे। इसका मतलब है कि इसमें से विकल्प ए, वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, नहीं थे। यही कथन एक सही, चूंकि इसमें पूछा कि कथन कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ए विकल्प। ठीक है, बाकी और तीनों सही है। इसके बाद आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से लेके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला क्या है? बिल्लोर विद्रोह। पहला क्या है? बिल्लोर विद्रोह। बिल्लोर विद्रोह। ये जो बिल्लोर विद्रोह है, ये जो है 10 जुलाई 1806 में हुआ था। कब? 10 जुलाई 1806 में। इसके बाद आता है नाना फडणवीस की मृत्यु। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 1800 में होती है। फडणवीस की मृत्यु 1800 में होती है। इसके बाद है बेलेजली को वापस बुलाना। तो बेलेजली जो है 1805 में वापस जाता है। बेलेजली कब? 1805 में वापस जाता है। इसकी सबसे जो भारत में जो आधार इसने रखा, कौन? सहायक संधि। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सहायक संधि। इसके बाद एंग्लो नेपाली विद्रोह। ठीक है, एंग्लो नेपाली विद्रोह जो है ये है 1814 से 16। एंग्लो नेपाली विद्रोह 1814 से 1816 ईस्वी। तो अब इसमें मैंने क्रम से लिख दिया, अब आप विकल्प तय कर सकते हो। पहला कौन जाएगा? पहला फडणवीस की मृत्यु, नंबर मतलब कि 2 पहला होगा। आंसर जो होगा ये होगा पहले 2। इसके बाद बेलेजली को वापस बुलाना, मतलब कि 2 3 1 4। इसके बाद 2 होगा, फिर होगा 3 होगा, फिर होगा 1, फिर होगा 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4। इसमें विकल्प ए जो कूट में चुना होगा, यही उसका सही आंसर है। ठीक है, 2 3 1 4। इसके बाद आप देखेंगे कि निम्नलिखित इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पाइका विद्रोह, इसमें पाइका विद्रोह है, बरेली विद्रोह है, मालाबार विद्रोह है, सिलहट विद्रोह है। ठीक है, इसमें 4 विद्रोह है। अब हम लोग सीधे देख लेते हैं क्या? पाइका विद्रोह। पाइका, या इसी को हम कहते हैं पाइक, पाइका विद्रोह। अब आप देखेंगे पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ था, खुर्दा नामक स्थान में उड़ीसा में हुआ था। कब? 1817 ईस्वी में। कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। इसके बाद कौन सा है? बरेली विद्रोह। बरेली विद्रोह, बरेली विद्रोह जो है ये हुआ था। इसके सही वैसे नेता तो इसके थे खान बहादुर खान। खान बहादुर खान थे, लेकिन आप देखेंगे कि हाँ, ये पाइका विद्रोह के जो वो थे, क्या नाम है, नेता कौन थे?
ये जगबंधु विद्याधर महापात्र कौन थे? जग बंधु विद्याधर महापात्र। ठीक है। अब बरेली विद्रोह के नेता थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज। कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद एवाज। इन्होंने जो है बरेली में मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने 1816 ईस्वी में 1816 ईस्वी में फतवा जारी करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया। इसके बाद है मालाबार विद्रोह। मालाबार विद्रोह को हम मोपला विद्रोह भी कहते हैं। ये विद्रोह हुआ था, मोपला किसानों ने किया था और इसके जो नेता थे एडा चना कुंगन। ठीक है, एडा चना कुंगन थे। एडा चना कुंगन। ये मालाबार क्या है? मोपला विद्रोह भी है। मोपला मालाबार में हुआ था, इसीलिए इसका मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके और जो नेतृत्व करता थे एडा चना कुंडन के साथ ही साथ अली मुसलियार और बरियान कुनाथ कुंजा हमद हाजी। ठीक है। इसके बाद आता है सिलहट विद्रोह। इसके बाद सिलहट विद्रोह आता है। सिलहट विद्रोह ये जो है 10 मई 1857 को कहां हुआ था? मेरठ के गैरीसन शहर में हुआ था। जो इसके नेता थे कौन थे? राधा राम थे। राधा राम। ठीक है। तो अब आप देखेंगे पाइका नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। नहीं, ये तो हमने गलत कर दिया। पाइका ये 4 नंबर पे हैं, मुफ्ती मोहम्मद ये 3 नंबर पर हैं, एडा चंदा 1 नंबर पे हैं, राधा रमन 2 नंबर पे हैं। ये विकल्प हो गया। आंसर इसमें जो होगा ये होगा 4 3 1 2। 4 3 1 2। इसमें जो विकल्प नंबर एक कूट में ए चुना होगा यही उसका सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला नाम है लल्लन जी गोपाल, दूसरा है हबीब निजामी। ठीक है, लल्लन जी गोपाल, लल्लन जी गोपाल नंबर 1। नंबर 2 हबीब एवं निजामी, हबीब एवं निजामी। तीसरे जो हैं के एस लाल। चौथे जो हैं दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। अब देखेंगे लल्लन जी गोपाल। लल्लन जी गोपाल ने जो है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इन्होंने लिखा है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थन
इंडिया। ए इसमें विकल्प में ए 2 नंबर पे है, ठीक है, विकल्प पे 2 नंबर पे है। इसके बाद हबीब एवं निजामी, हबीब एवं निजामी ने लिखा है कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो ये लिखे हैं कंप्रिहेंसिव कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिल्ली सल्तनत, ये विकल्प में 1 नंबर पे है, ठीक है। इसके बाद के एस लाल, के एस लाल ने जो लिखा है, ये जो है आप देख सकते हैं इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, पहले तो हिस्ट्री ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ, हाँ ठीक है, के एस लाल ने हिस्ट्री ऑफ द खिलजीज, के एस लाल ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द खिलजीज। तो इसमें विकल्प नंबर 4 पे है। और दशरथ शर्मा ने जो लिखा है अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखा है, अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखा है, ये है 3 नंबर पे। तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा, कौन सा होगा, इसका जो आंसर होगा इसमें से 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसमें से विकल्प नंबर ए को जो चुना होगा कूट में जो विकल्प नंबर ए को चुना होगा वही उसका आंसर सही होगा। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, एकदम सही बात है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की, नहीं की, इसीलिए तो युद्ध हुआ, इसीलिए तो युद्ध हुआ था। तो आप देखिए कि बिहार के आरा जनपद में कुंवर सिंह ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर वहां से अंग्रेजी सेना को पराजित कर अपना कब्जा कर लिया। 3 अगस्त को आरा जनपद को पुनः अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में लिया और 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह अंग्रेजी सेना से पराजित हो गए। तो इसलिए विकल्प नंबर 1 तो पहला जो है वो एकदम सही है। अब दूसरा जो है लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में आप जानिए कि जब वहां के राजा गंगाधर राव की मृत्यु जो है 1853 में होती है, तो अपने पति की मृत्यु के बाद जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो अपने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को क्या करते, गोद ले लिया और पुत्र की संरक्षा बनकर शासन का कार्य प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश राज साम्राज्य में मिला लिया। इसी नीति से असंतुष्ट होकर रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया तथा 1858 ईस्वी में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। तो इसलिए इसमें जो विकल्प सी चुना होगा केवल एक वही सही है कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, ये सही है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनके आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे इत्सिक जो है
भारत में चीन से भारत आया, कब आया? 671 ईस्वी से 600 इत्सिग, ठीक है। इत्सिग क्या करता है? 671 से 693 ईस्वी, ठीक है। चीनी यात्री है। नंबर 1। दूसरा नाम आता है अल बरूनी। दूसरा नाम आता है किसका? अल बरूनी का। अल, ठीक है, अल बरूनी। अल बरूनी जो आता है, ये आता है मध्यकाल में। ये मध्यकाल में भारत आता है, ठीक है। मतलब कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास। इसके बाद नाम आता है किसका? हेंग स्वांग। तीसरा हेन सांग। ये जो भारत आता है, ये आता है 629 से 643 44 45। ये जो है सियुकी, इसने सियुकी नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद चौथा जो नाम है फायान। ये जो आता है 399 से 414 ईस्वी। आप कर लीजिए आप क्रम से। ठीक है, अब इसको आप क्रम से कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? आरोही। तो ठीक है, तो पहला कौन होगा? नंबर 1। आंसर में पहला 4 नंबर होगा। कौन? फायान, 399 में आ गया था। इसके बाद कौन सा होगा? तीसरा होगा हेंगसांग होंगे, ठीक है, ये आ गए थे 629 में, तीसरा। इसके बाद कौन होगा? इत्सिग होंगे, 671 में आ गए थे, 1 नंबर होगा। इसके बाद अलबरूनी 1000 ईस्वी के आसपास आते हैं, तो होंगे 2 नंबर। तो जो बच्चे विकल्प कूट में विकल्प बी चुने हैं, उनका उत्तर एकदम सही है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस पे बहुत लोगों ने बहुत तरह तरह के आंसर बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है यह है कि बलवन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। बिल्कुल सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी बिल्कुल सही है। आपको बताऊं कि बलवन अपने शासन सत्ता को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि बलवन ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एक सैन्य विभाग, क्या? दीवाने अर्ज की स्थापना भी मंगोलों की मुकाबला के लिए इसने किया। और साथ ही साथ उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उसने एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कराया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा मोहम्मद को वहां का शासन सौंपा। किंतु मंगोलों के प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए वह मारा गया। कौन? शाहजादा मोहम्मद। इसलिए आप इसमें देखेंगे कि इसमें विकल्प जो है ये सही है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो टोटल जो है इस बार यूपी पीसीएस में 25 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछे गए थे और 25 का मैंने
विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने विश्लेषण कर दिया है। आप लोग अपना उत्तर स्वयं चेक कर लिए होंगे। लेकिन पेपर अगर कोई कहे कि बहुत सरल था तो गलत है। पेपर बहुत लेंदी है। पेपर पूर्ण रूपेण यूपीएससी के पैटर्न पर था। चाहे आप कह सकते हो कि आयोग की नाराजगी थी कि यूपी स्पेशल पूर्ण रूप से गायब। ठीक है, बस आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, मुझे आशा नहीं विश्वास भी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बस निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।